हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अन एकेडमी। आज हम डील करने वाले मॉसफेट जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से है, जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि मॉसफेट और मॉस कैपेसिटर उनके गेट के सिलेबस का लगभग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको जानना बहुत जरूरी है। बेसिकली जो ईसी ब्रांच से गेट के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए। और मॉसफेट और मॉस कैपेसिटर में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते, रीजन बीइंग कि वो जब ईडीसी को पढ़ना चालू करते हैं, हमारे साथ कॉलेज में भी ऐसा होता है कि हम फर्स्ट चैप्टर बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, फिर हम पीएन जंक्शन पढ़ते हैं, फिर हम लोग बीजेटी पढ़ते हैं, स्पेशल डायोड्स पढ़ते हैं। लेकिन जब मॉसफेट मॉस कैपेसिटर आता है, मॉसफेट के 4 टर्मिनल होने की वजह से यहां पे कुछ ना कुछ उनको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और उसके बाद एंड में मॉस कैपेसिटर, जो कि इससे भी ज्यादा इजी है, जो कि एक 2 टर्मिनल डिवाइस है, उसमें और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होने की वजह से एक्चुअली में ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता। ये एंड चैप्टर होने की वजह से वो उस एंड चैप्टर को उतना इंटरेस्टिंग नहीं मानते, जिसकी वजह से उस चैप्टर को वो टाइम नहीं देते। जैसे हम कॉलेज में अगर 5 यूनिट है हमारे एक सब्जेक्ट में, तो हम 4 यूनिट को बहुत अच्छे से करके जाते हैं, 5वें यूनिट को हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है, उस 5वें यूनिट को अगर थोड़ा सा भी आपने अच्छे से किया है तो उससे जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे बन जाते हैं। इसी प्रकार मॉसफेट और मॉस कैपेसिटर भी है, इससे बहुत टफ क्वेश्चंस आपको गेट में नहीं आते। जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी होते हैं, लेकिन क्योंकि आपका कंसेप्ट उसमें अच्छा नहीं होता, इसलिए वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको मॉसफेट और मैस कैपेसिटर को कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं। मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि मॉसफेट इस धरती में आने का रीजन क्या है और मॉसफेट एम्पलीफायर की तरह क्यों वर्क करता है, एक एम्पलीफायर किस कंपोनेंट से बनता है। ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर आपके जो भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आएंगे उसको भी मैं करूंगा। लेकिन मैंने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर मैं खुद अभी देता हूं इस वीडियो लेक्चर में। आप ध्यान से सुनिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा। वीडियो बहुत लेंदी नहीं करेंगे, लेकिन आपके सारे कंसेप्ट्स को 1-1 करके आंसर करेंगे। सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हम एंड कर देंगे, आपके डाउट सारे इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं यहां पे, जो बात करेंगे पॉइंट्स पे बात करेंगे, बहुत ज्यादा हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे। पहला पॉइंट जो मैं यहां पे लेने वाला हूं, एक्चुअली में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं यहां पे लिखूं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, है ना, मॉसफेट का फुल फॉर्म मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ऐसा मैं अगर यहां पे लिख रहा हूं, तो आपको बेसिकली इसको सबसे पहले 2 भाग में डिवाइड कर देना है। ठीक है, यहां से आपको ये एक लाइन, तिरछा लाइन खींचना है और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, बेसिकली इस पर्टिकुलर डिवाइस का कंस्ट्रक्शन जिस पर्टिकुलर मटेरियल को लेके किया गया है उसके 3 नाम लिखे गए हैं। मेटल लिया गया है, ऑक्साइड लिया गया है, सेमीकंडक्टर लिया गया है। लेकिन ये डिवाइस किस तरीके से ऑपरेट होता है, मतलब इसका ऑपरेशन जैसा होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपरेट होता है, तो इसका जैसा ऑपरेशन होता है उस ऑपरेशनल नेम को फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर रखा गया है। मैं ऐसा ये मानता हूं कि अगर आप इस चैप्टर को देख रहे हैं तो बीजेटी पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो ये बात आपको क्लियर होने वाली है थोड़ी देर बाद। ये पहला ऐसा डिवाइस आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स में मिलेगा जहां पे आप कंडक्टर को भी यूज करेंगे, है ना, कंडक्टर को भी यूज करेंगे। और ये कंडक्टर कौन होता है, ये मेटल होता है। आप जब ईडीसी पढ़ना चालू किए होंगे तो आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स के बारे में पता चला होगा कि मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर 3 तरीके का होता है। तो यहां पे कंडक्टर के बारे में आपको जानकारी मिलेगी मेटल से। यहां पे आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंसुलेटर भी आप यहां पे यूज करने वाले हो, है ना। तो ये इंसुलेटर आपको किस फॉर्म में मिलने वाला है, ध्यान से देखेंगे मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं। ये इंसुलेटर सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रूप में मिलने वाला है। अगर आप ये जानते हैं कि हमारे पास सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक इंसुलेटर भी है। और ये पहला ऐसा डिवाइस है जहां पे आपको मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर एक साथ मिलने वाला है ना। तो यहां पे आपको सेमीकंडक्टर भी मिलेगा। वो सेमीकंडक्टर आपकी चॉइस है कि आप क्या ले सकते हो, सिलिकॉन लेना है या फिर जर्मेनियम लेना है, लेकिन बेसिकली हम लोग सिलिकॉन लेंगे।
ठीक है, जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमारे पास एक एक करके एक के नीचे एक लेयरिंग करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का। इस लेक्चर में मेरा एम क्या है, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले तो ये जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, जिसकी एक फीचर्स आप अभी से जान के रखिए कि बेटा ये कितने टर्मिनल डिवाइस है। ये एक्चुअली 4 टर्मिनल डिवाइस है। ये कितने टर्मिनल का होगा, ये 4 टर्मिनल डिवाइस है। लेकिन बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, सर यहां तो हमको बीजेटी 3 टर्मिनल डिवाइस है, तब भी समझ में नहीं आता 4 टर्मिनल डिवाइस कैसे डील करेंगे। मैं आपको बता दूं ये 4 टर्मिनल जरूर है, लेकिन इसमें 2 टर्मिनल्स का हम यूज ही नहीं करेंगे। हमको सिर्फ और सिर्फ 2 ही टर्मिनल के बारे में हमारा थॉट्स, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा विजडम यूज करना है। बाकी 2 टर्मिनल्स को हमारी इसी बुद्धिमत्ता से नल करके रखना है हमेशा। बताऊंगा मैं कैसे, बहुत ही इजी हो जाएगा मॉसफेट आगे जाके आपके लिए। और मैं आपको यह भी बता दूं कि हम मॉस कैपेसिटर और मॉसफेट को एक ही साथ डील करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो ये एक 4 टर्मिनल डिवाइस है, और ये भी बता दूं कि इसको हम यूज करते हैं फॉर एम्प्लीफिकेशन पर्पस। तो ये एम्प्लीफिकेशन ऑब्वियस है कि ये स्विच के लिए भी यूज होता है, लेकिन बेसिकली ये एम्प्लीफिकेशन या फिर एम्पलीफायर के रूप में यूज होता है। ठीक है, तो इस 4 टर्मिनल डिवाइस को कंस्ट्रक्शन करने से पहले मैं ये समझता हूं कि मैं आपको ये बता दूं कि एक एम्पलीफायर का डिजाइन कैसे होता है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज को बना रहे हैं, लेकिन हम उसको क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, ये हमको नहीं पता, तो हम बनाएंगे कैसे। हम अगर कैमरा ही बना रहे हैं तो कैमरा इसलिए बना रहे हैं ना ताकि फोटो खींच सके, तो हमारे दिमाग में ये रहेगा ना कि भाई मेरे को फोटो खींचना है, एक बटन दबाऊं तो उससे जो भी क्लिक हो सामने वाला उसका फोटो मेरे पास आए। ये थॉट के साथ आप उसको बनाओगे कैमरे को। उसी प्रकार अगर आप मॉसफेट डिजाइन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप एक एम्पलीफायर डिजाइन कर रहे हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट से ये पूछा जाए कि बेटा ये बताओ कि हमको एक एम्पलीफायर में कौन से कंपोनेंट की नीड पड़ती है, क्या ऐसा चीज होता है जिससे हमको एम्पलीफायर डिजाइन किया जा सकता है, तो बहुत कम लोगों के पास ये थॉट होगी भाई एम्पलीफायर डिजाइन करने के लिए हमको एक्चुअली में वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स की जरूरत पड़ती है। ये एक कंपोनेंट ऐसा है जो अगर हमारे पास है तो हम एक एम्पलीफायर डिजाइन कर सकते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। कितने लोग याद रख पाएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स मतलब क्या कि हमको एक करंट सोर्स की नीड है, बाहर से जाएंगे, एक करंट सोर्स की नीड है जो कि वोल्टेज पे डिपेंड हो। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर हम लोग एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं तो ये एम्पलीफायर एक्चुअली एक 2 पोर्ट नेटवर्क है। तो ये मान लीजिए मेरे पास एक एम्पलीफायर है ना, ये मान लीजिए मेरे पास एक एम्पलीफायर का ब्लॉक है। तो ये एम्पलीफायर एक्चुअली 2 पोर्ट नेटवर्क है। तो यहां पे हमारे पास एक इनपुट पोर्ट होता है और यहां पे हमारे पास एक आउटपुट पोर्ट होता है। हम इनपुट पोर्ट से प्रोवाइड करते हैं एक सिग्नल और आउटपुट पोर्ट से हम रिसीव करते हैं उसी सिग्नल का एम्पलीफाइड वर्जन। तो मान लीजिए मैंने इनपुट पोर्ट से एक सिग्नल को प्रोवाइड किया कुछ इस तरीके से। ये मेरे पास एक सिग्नल है जिसमें वाई एक्सिस मेरा वोल्टेज बता रहा है, इनपुट वोल्टेज, और एक्स एक्सिस मेरा टाइम बता रहा है। तो मैं यहां से एक इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करूंगा, लेकिन इस इनपुट वोल्टेज का जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो बहुत कम है। सर इसके ताकत को कैसे मेजर करेंगे? इसके ताकत को हम मेजर करेंगे इसके एम्पलीट्यूड से। तो अगर हम लोग यहां पे बोले कि इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है, ये ऐसा, तो वी कैन विजुअलाइज। जो चीजें दिखती है वो ज्यादा जल्दी समझ में आता है और ज्यादा दिन तक दिमाग में रहता है, तो हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर हम ये बोले कि हमको आउटपुट पे यही सिग्नल एम्पलीफाई होकर रिसीव हुआ है, तो ये जो आउटपुट है जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हमको ये दिखना चाहिए कि भाई आउटपुट में यही सिग्नल एम्पलीफाई होके रिसीव हुआ है। लेकिन इस चीज को जब हम एम्पलीफाई करेंगे तो आपको इस बात को ये ध्यान रखना है कि आपका जो टाइम पीरियड है एक कंप्लीट साइकिल का, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल का, जितने टाइम में आपने इनपुट में इसको रखा है उतने टाइम में ये आपका मान लीजिए कैपिटल टी है, उतने ही टाइम में आपका आउटपुट भी होना चाहिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। सर ये क्या नया बता रहे हैं आप? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं जब एम्पलीफायर में कोई सिग्नल जाता है तो वो सिग्नल के जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें से
एक ऐसा पैरामीटर है जो अनचेंज्ड रहता है, अनचेंज्ड, लेकिन बाकी दो पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। सर मतलब क्या? मतलब ये कि मान लीजिए मेरे पास एक सिग्नल है ST, उसका एक एम्पलीट्यूड है, और मान लीजिए वो साइनोसाइडल सिग्नल है साइन, और उसके पास एक फ्रीक्वेंसी है यस, और उसके पास एक फेस भी है। तो ऐसा होता है कि एक सिग्नल के तीन पैरामीटर्स होते हैं। आपने सिग्नल सिस्टम में पढ़ा होगा, आपने कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ा होगा। यहां पे ए जो है ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये जो है इसका एम्पलीट्यूड है। पूरा एम्पलीफायर अच्छे से जानना है। एफ जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है, किस फ्रीक्वेंसी में ये एग्जिस्ट कर रहा है, और यहां पे फाई जो है ये इसका फेस है, ये इसका फेस है। ये तीन पैरामीटर्स होते हैं। जब एम्पलीफायर के थ्रू कोई सिग्नल गुजरता है तो इसमें से एम्पलीट्यूड आपका चेंज हो जाता है, फेस आपका चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी जो है ये अनचेंज्ड रहता है, ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। इसी वजह से मैंने इसको अनचेंज्ड बोला, अनचेंज्ड, ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। और आपको ये पता है कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी आपके टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। अगर आपका टाइम पीरियड अनचेंज रहे तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी भी अनचेंज्ड होगा। इसलिए मैंने बोला कि जिस टाइम पीरियड में आपका इनपुट सिग्नल एग्जिस्ट करता है उसी टाइम पीरियड में आपका आउटपुट सिग्नल भी एग्जिस्ट करना चाहिए। यस, तो ये है आपके पास एक आउटपुट सिग्नल और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम यहां पे सिग्नल को पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने यहां पे सिग्नल को पूरा ड्रॉ, लेकिन इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, इसके एम्पलीट्यूड को इस तरीके से हम बढ़ा देंगे। ये इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, ये आपका आउटपुट सिग्नल है। एक एम्पलीफायर यही कार्य करता है, एक एम्पलीफायर यही कार्य करता है। सर इसका फेस तो चेंज नहीं हुआ, आप चाहे तो इसका फेस चेंज करो, चाहे तो ना करो, ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का एम्पलीफायर डिजाइन किया है। तो अभी आप थोड़ी देर में एक एम्पलीफायर ऐसा डिजाइन करेंगे जिसमें आपको यह दिखेगा कि आपके पास सिग्नल का एम्पलीट्यूड और सिग्नल का फेस दोनों चेंज हो गया है। ठीक है, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था। तो आप इस पोर्ट से इस आउटपुट को रिसीव करते हैं। अब ये जो आपके पास यहां पे ब्लॉक बना हुआ है, इस ब्लॉक को अगर मैं सर्किटरी में ड्रॉ करूं तो वो सर्किटरी कैसे दिखेगा? काफी बार आपने बीजेटी का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया होगा। उसी प्रकार अगर एक एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया जाए तो वो बनता है एक टू पोर्ट नेटवर्क। इस टू पोर्ट नेटवर्क में हमको क्या क्या लेने की नीड है? तो सबसे पहले लेने की नीड है हमारे पास एक डिपेंडेंट करंट सोर्स की नीड है। तो मैंने यहां पे एक करंट सोर्स को ड्रॉ कर दिया। आपको ये पता है कि डिपेंडेंट सोर्स जो है वो इस डायमंड शेप का बनता है, एक बर्फी के शेप का। तो मैंने यहां पे बना दिया और मैंने बोल दिया कि ये भैया ये करंट सोर्स है, क्योंकि मैंने यहां पे एरो लगा दिया। अब इस करंट सोर्स को मैं यूज करके एम्पलीफायर डिजाइन करने की कोशिश करूंगा। सिर्फ एक कंपोनेंट मैं पैसिव नेटवर्क का लूंगा जो कि एक रेसिस्टर है, यहां से मैंने ले लिया और ये मेरा आउटपुट पोर्ट बन गया, ये मेरा आउटपुट पोर्ट बन गया। मैंने बोला कि भाई ये जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है इसको मैं लिख देता हूं कि ये K टाइम्स VI है, और यहां पे हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है। जो मैंने इसके प्रीवियस स्लाइड में जो मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया था, उस ब्लॉक डायग्राम को मैं एक सर्किटरी का फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। और मुझे दिमाग में बिल्कुल ये बैठा हुआ है कि भाई सर ने ये बताया है कि अगर आपको बनाना है क्या, एक बनाना है आपको एक एम्पलीफायर, तो आपकी ये नीड है कि आपके पास एक डिपेंडेंट करंट सोर्स होना चाहिए, और अगर वो डिपेंडेंट है तो किसी और टर्मिनल पे कोई एक वोल्टेज है जो कि VI के रूप में है, और उस VI पे आपका ये करंट का वैल्यू डिपेंड है। आप देख सकते हैं यहां से जो करंट जा रहा है, आप ऑब्वियस है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपने नेटवर्क को जरूर से कवर किया होगा। तो ये जो नेटवर्क को कवर आपने किया है उसी के थ्रू ये सर्किटरी डिजाइन हुआ है। इसका मतलब है कि यहां पे मैंने एक इनपुट वोल्टेज लगा के रखा हुआ है, और उसी इनपुट वोल्टेज का ये जो है आपके पास पैरेलल जो वोल्टेज मिल रहा है वो आपका इनपुट वोल्टेज बिटवीन टू टर्मिनल्स है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये सर्किटरी डिजाइन कर दी है। यह आप कई बार ये ऑब्जर्व किए होंगे। क्या ऑब्जर्व किए हैं सर? कई बार आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम इस तरीके की कोई डिजाइन बनाते हैं तो हम कुछ पार्ट को इस तरीके से कवर करके रखते हैं, है ना। ये कुछ पार्ट को हम इस तरीके से कवर करके रखते हैं और ये बोलते हैं कि भाई ये जो सेक्शन है ये आपका एम्पलीफायर का सेक्शन है। तो ये जो सेक्शन है डेफिनेटली ये एम्पलीफायर का सेक्शन है, और यहीं से आपका सिग्नल एम्पलीफाई होता है।
सर इतनी से सर्किट में कैसे सिग्नल एम्पलीफाई होता है, थोड़ा आप विस्तार से बताएंगे? तो मैं यहाँ पे अब सहारा लेता हूं, अब मैं सहारा लेता हूं यहाँ पे कुछ ऐसे मैथमेटिकल्स इक्वेशंस की जिसके थ्रू आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यस दिस पर्टिकुलर सर्किट कैन बी यूज्ड टू एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल। जो भी आप सिग्नल इनपुट में लगाएंगे, जैसे यहां पे हम लोगों ने एक इनपुट सिग्नल लिया है और वहां से हम आउटपुट को रिसीव करेंगे। तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि यहां पे एक करंट फ्लो हो रहा है, देखिए आप नेटवर्क को यूज करेंगे, यहां पे एक करंट फ्लो हो रहा है, तो उस करंट का डायरेक्शन मान लीजिए ऐसा है। तो आप ये बोलेंगे कि सर यहां तो हम सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं, यहां पे कोई सोर्स तो लगा नहीं है, यहां पे तो रिसीव हो रही है चीजें, तो इस करंट की वैल्यू 0 है। यस, तो मैं यहां पे मान लीजिए आई की वैल्यू कंसीडर करता हूं, तो ये आई दो पार्ट में बटा हुआ है। एक आपके पास अगर इस पॉइंट पे मैं एक केसीएल लगाऊं, तो ये केसीएल क्या है, डेट इज आई इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा दिस इज वी नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट, क्योंकि आपको ये पता है कि इस कंपोनेंट ऑफ रेसिस्टेंस में जो करंट जा रहा है वो एक्चुअली इस वोल्टेज और इस रेसिस्टेंस का रेशियो है, ठीक है। और यहां पे इस पर्टिकुलर ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो एक्चुअली के इंटू वी आई है, तो मैं यहां पे के इंटू वी आई कर दिया। लेकिन सर यहां तो कोई सोर्स नहीं है, तो मैंने बोल दिया कि भाई इस करंट का मैग्नीट्यूड भी 0 है और ये जो है ये वी नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट है। नेटवर्क में बहुत डेप्थ में नहीं गया, ये आपके पास ये इक्वेशन है जिसके थ्रू आप ये बोल सकते हैं कि ये एक एम्पलीफायर का इक्वेशन है। कैसे सर? अब आप देखिए इसमें दो वेरिएबल्स है, एक इनपुट वोल्टेज एक आउटपुट वोल्टेज। अगर मैं यहां पे लिखूं कि वोल्टेज आउटपुट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू आर नॉट इंटू वी आई, तो ये इक्वेशन मेरा काम कर जाएगा और मैं ये बोल सकता हूं कि एक अच्छे से मैंने अगर एक कंपोनेंट लिया, जो कि फिर से मैं यहां पे आपके सामने ये बात बोलना चाहता हूं कि मैंने यहां पे एक कंपोनेंट लिया जो कि वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। डिपेंडेंट करंट सोर्स, ध्यान से देखते रहिए इसको, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो इस वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स को लेने की वजह से मेरा आउटपुट वोल्टेज जो है वो माइनस ऑफ के आर नॉट वी आई आ गया। अब ये जो वी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यस मैं यहां पे इसको यूज करता हूं, वी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के वी के और उसके साथ आर नॉट और उसके साथ वी आई आया है। इसको मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके देखता हूं कि ये क्या बोलना चाहता है। ये बोलना चाहता है कि ये जो नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को मैं थोड़ा सा इग्नोर करता हूं और अगर मैं यहां पे वी नॉट इज इक्वल टू मॉड ऑफ, है ना, ये मॉड ऑफ के आर नॉट और उसके साथ वी आई को लिख दूं, तो आप कंफर्टेबल होंगे। आप ये बोलेंगे कि भाई सर ने ये बोलने की कोशिश की है कि ये k इंटू आर नॉट जो है वो पॉजिटिव में है। यस, ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान में ये रखें कि ये फेस रिवर्सल को बता रहा है। इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन इसके पहले फेस में जाए हम एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं। ये नेगेटिव साइन फेस रिवर्सल को बता रहा है, तो हम एम्पलीट्यूड की बात करें और मैं यहां पे ये बोलूं कि ये जो आपके पास k इंटू आर नॉट की वैल्यू है, अगर ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 नहीं, लेस देन 1 में आपका आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा इनपुट से। यस, तो मैं अगर इसको बोल दूं कि ये ग्रेटर देन 1 है, तो ये ग्रेटर देन 1 के केस में आपका आउटपुट वोल्टेज हमेशा ज्यादा होगा इनपुट वोल्टेज से। एग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? एग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? अगर आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज्यादा है, इसका मतलब है मैंने सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया बाय टेकिंग डिपेंडेंट करंट सोर्स, दैट इज वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। मतलब मेरे पास अगर एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है तो मेरा सिग्नल एम्पलीफाई हो सकता है, मतलब आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के रेस्पेक्ट में ज्यादा आ सकता है, बशर्ते ये कि हमारे पास ये जो के आर नॉट की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब है कि यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि हमने एक एम्पलीफायर को डिजाइन कर दिया है, एक एम्पलीफायर को डिजाइन कर दिया। मतलब जब भी मैं कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन करूंगा जहां पे मेरे को पता है कि मेरे दिमाग में ये घूम रहा है कि मुझे एक एम्पलीफायर डिजाइन करना है, तो उसके कंस्ट्रक्शन में मैं सारी वो नॉलेज लगाऊंगा जिससे मुझे ये पता रहे कि मैं इनपुट में एक वोल्टेज लगाऊंगा, आउटपुट में एक करंट को रिसीव करूंगा, लेकिन आउटपुट में जो करंट रिसीव हो रहा है वो इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड होनी चाहिए। अगर ये थॉट मेरे पास है
तो डेफिनेटली मैं बीजेटी को भी एम्पलीफायर बना सकता हूं, मॉसफेट को भी एम्पलीफायर बना सकता हूं, और डिजाइन मैं खुद करूंगा, डिजाइन हम खुद करेंगे। आज मेरे साथ आप कीजिएगा। तो मैंने एक एम्पलीफायर डिजाइन कर दिया है, ये एक बेहतरीन एम्पलीफायर बन गया है। और ये जो फेस रिवर्सल है, अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो ये 180 डिग्री का फेस चेंज दे रहा है। इस 180 डिग्री का फेस चेंज का मतलब है कि अगर आपके पास कोई इनपुट सिग्नल है जो कि कुछ इस तरीके का है, मैं यहां पे ड्रॉ कर दिया, ये इनपुट सिग्नल है, ये टाइम सिग्नल है, ये आपके पास इनपुट है, तो आपके पास एक आउटपुट सिग्नल भी आ सकता है जो कि कुछ इस तरीके का होगा। और ये आउटपुट सिग्नल में हम इसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर दिए इस तरीके से। और आपको ये पता है कि आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको चेंज नहीं करना है, इसलिए मैंने इसको मिटाया और ये ऐसा। तो जब आपने सिग्नल को इस तरीके से रिसीव किया तो आपको बिल्कुल आइडिया होगा कि सर इसमें तो फेस चेंज नहीं हुआ, ये आउटपुट है। लेकिन यही सिग्नल जब आपको इस तरीके से रिसीव हो, कैसा रिसीव हो, जब यही सिग्नल आपने कुछ इस तरीके से रिसीव किया, मान लीजिए ऐसा, तो आपको ये आइडिया है कि सर सिग्नल एम्पलीफाई तो हुआ है लेकिन फेस भी चेंज हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। बस यही थॉट आपके दिमाग में होना चाहिए जब आप फेस रिवर्सल के बारे में सोचते हैं। तो ये आपके पास हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये टाइम एक्सिस और ये आउटपुट है। तो आपके पास इस सिग्नल के दो आउटपुट आ सकते हैं। जब ये नेगेटिव साइन आया इसका मतलब है आपका फेस 180 डिग्री या फिर पाई से चेंज हो गया है। ये आपका पाई है, ये आपका 2 पाई है, दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई अगर हम रेडियन में बोले तो। सो दिस इज व्हाट फेस रिवर्सल। तो यहां पे आपको यहां पे इस वाले इसमें 180 डिग्री का फेस चेंज मिला है आउटपुट में, है ना। और यहां पे आपको नो फेस चेंज मिला है, नो फेस रिवर्सल। लेकिन दोनों ही एम्पलीफाइड वर्जन है, दोनों में ही आपके पास आउटपुट सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो इनपुट सिग्नल से ज्यादा है। चलिए इतना आइडिया हमको लग गया। अब हम बनाते हैं, क्या बनाएंगे बेटा, हम बनाएंगे मॉसफेट। लेकिन इस मॉसफेट को बनाने से पहले हम ये भी देखेंगे कि एक मॉस कैपेसिटर किस तरीके से हम मॉसफेट के रूप में तब्दील कर सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट मैं आपको यहां पे बताता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि हमको मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर के बारे में सोचना है, मेटल और ऑक्साइड और ये सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले मैं एक सेमीकंडक्टर ले लेता हूं, है ना। सबसे नीचे में सेमीकंडक्टर लिखा हुआ है, तो मैं सबसे पहले एक सेमीकंडक्टर ले लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले एक सेमीकंडक्टर बेसिकली हम जहां से स्टार्ट करते हैं वो या तो सिलिकॉन होता है या फिर जर्मेनियम होता है। लेकिन हम लोग ज्यादा यूज करते हैं किसको, ज्यादा यूज करते हैं हम सिलिकॉन को। ऐसा क्यों करते हैं आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं बताऊंगा कि आपने सही बोला या फिर गलत बोला। तो हम यूज करते हैं सिलिकॉन को या फिर हम यूज कर सकते हैं जर्मेनियम को, लेकिन हम यूज करते हैं सिलिकॉन को। सो व्हाई सिलिकॉन इज प्रिफर्ड ओवर जर्मेनियम इन डिवाइसेस, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं। मतलब इतना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि डेफिनेटली मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जो भी लर्नर है जो मुझे इस वीडियो में देख रहा हूं उन सबको इसका आंसर पता होगा। तो मैं यहां पे सिलिकॉन को यूज किया मान लीजिए। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, इसकी डोपिंग करनी पड़ेगी। इसकी क्या करनी पड़ेगी, डोपिंग। आप डोपिंग किसका कर सकते हैं, डोपिंग या तो आप डोनर एटम्स का कर सकते हैं, इसमें डोनर एटम्स को ऐड कर दिए, या फिर आप एक्सेप्टर एटम से इसकी डोपिंग कर सकते हैं, एक्सेप्टर एटम को इसमें ऐड कर दिए। वाह, अगर हम लोगों ने इसमें डोनर एटम्स को ऐड कर दिया तो हमारा ये जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर है ये एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और अगर हम लोगों ने इसी सेमीकंडक्टर में ये और आना चाहिए, एक्सेप्टर एटम को ऐड कर दिया डोपिंग के थ्रू, तो हमारा रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर जो है वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ठीक है। जब हम मॉसफेट की बात करते हैं, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स मॉसफेट के क्लासिफिकेशन को जानते होंगे कि एनहेंसमेंट टाइप है, डिप्लीशन टाइप। मॉसफेट दो तरह का मॉसफेट होता है। तो मैं अभी स्टार्टिंग में जब मैं इसको बना रहा हूं तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं होगा ना, क्योंकि मैं तो एक साइंटिस्ट हूं, मैं मॉसफेट डिजाइन कर रहा हूं। अब मैं एनहेंसमेंट बनाऊंगा, डिप्लीशन बनाऊंगा, ये सब चीजें के बारे में हम बाद में जानेंगे। लेकिन हमको ये पता है कि मॉसफेट एक्चुअली में एक यूनिपोलर डिवाइस है।
यूनिपोलर का मतलब है कि यहां पे एक ही प्रकार के चार्ज कैरियर्स को यूज किया जाएगा करंट कंडक्शन के लिए। सर एक ही प्रकार का चार्ज कैरियर्स मतलब या तो इलेक्ट्रॉन्स या तो होल्स, हम दोनों को यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास मॉसफेट जो है वो बेसिकली या तो एन मॉस बनेगा या तो पी मॉस बनेगा। इतना नाम तो हर एक बच्चा सुना होगा, या तो ये एन मॉस बनेगा या तो ये पी मॉस बनेगा। लेकिन विडंबना ये नहीं है कि ये एनमॉस बनेगा या पीमॉस बनेगा। अगर ये एनमॉस बनता है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया जाएगा करंट कंडक्शन के लिए, यूनिपोलर हो गया, एक ही पोलैरिटी। अगर पीमॉस बनेगा तो होल्स को यूज किया जाएगा करंट कंडक्शन के लिए। लेकिन जब हम यहां पे बात करेंगे कि हम लोगों ने डोनर एटम से डोप कर दिया, एन टाइप पी टाइप बन गया, तो सर ये जो एन टाइप का बना है इसको यूज करेंगे तो एनमॉस बनेगा कि पीमॉस बनेगा? तो लोगों को ये लगेगा कि सर एन टाइप का यूज कर रहे हैं सेमीकंडक्टर में तो ये एनमॉस बनेगा। नहीं भैया, ये एक्चुअली इस समय में पीमॉस बनेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पे अगर हम लोग पी टाइप का ये सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं तो ये एक्चुअली एनमॉस क्रिएट करके देगा हमको। वाह सर, ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये नेचुरल है कि आपको ये सब चीजें दिख जाएगी और आपको पता चल जाएगा। तो याद मत कीजिए कि एन टाइप का यूज करेंगे तो पीमॉस बनेगा, पी टाइप का यूज करेंगे तो एनमॉस बनेगा। रटने का कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिर्फ आपके पास एक अच्छा विजुअलाइजेशन, अच्छा थॉट, अच्छा दिमाग, एक साइंटिस्ट की तरह सोचने की शक्ति, ये सब होनी चाहिए। बाकी सब ऑलरेडी सब बना हुआ है। हमको सिर्फ उसमें हमारा एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना है ताकि हम गेट में अच्छा कर सके, इंटरव्यू में अच्छा कर सके, अपने करियर में अच्छा कर सके। अगर हम लोगों ने वीएलएसआई ऑप्शन लिया है, या फिर हम लोगों ने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है, या फिर हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ना चाह रहे हैं, या फिर किसी ऐसे कंपनी में जहां पे हमको डिजाइन करने की नीड पड़ रही है, या फिर इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन में चले गए, तो हमारे पास बोलने के लिए काफी सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला डर जाए, है ना? तो यहां पे देखिए एनमॉस पीमॉस बोला तो किस तरीके से ये सेमीकंडक्टर का वैरायटी डिसाइड ये कर देता है कि आपके पास एनमॉस आएगा कि पीमॉस आएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम सबसे नीचे के एक लेयर को ले लेते हैं। ये वो सेमीकंडक्टर है। अगर ये सेमीकंडक्टर है तो हमको ये बताने की नीड पड़ती है कि ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो मैं बेसिकली एनमॉस बनाने का बड़ा इच्छुक रहता हूं, और आपको भी रहना चाहिए कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्ट करता है तो उसकी मोबिलिटी होल्स के मोबिलिटी से ज्यादा रहता है। सिर्फ यही रीजन है कि हम एनमॉस को प्रिफर कर रहे हैं पीमॉस के कंपैरिजन में। ये उन सारे स्टूडेंट्स को पता होता है जो सेमीकंडक्टर की एक अच्छी खासी आइडिया लगते हैं। तो हमने यहां पे एक एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर ले लिया है। अब हम पी टाइप के सेमीकंडक्टर को ले ही चुके हैं तो डेफिनेटली हमको यह पता होना चाहिए कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर में कौन कौन एग्जिस्ट करता है। किसी से मैं पूछूं कि सिलिकॉन एग्जिस्ट करता है तो यस, सिलिकॉन में ही तो डोपिंग होती है। यस, सिलिकॉन एग्जिस्ट करता है। और कौन एग्जिस्ट करता है? सर एक्सेप्टर एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम जब इसको डिजाइन करते हैं और आपको विजुअलाइजेशन देते हैं तो हम सिलिकॉन को ड्रॉ नहीं करते। एक्चुअली सिलिकॉन होता जरूर है लेकिन हम उसको दिखाते नहीं। तो सर क्या दिखाते हैं? हम एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर में, आप याद रखना, हम यहां पे दिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टर आयोन्स, जो कि एक लार्ज साइज का होता है, और ये अपने पोजीशन में जहां पे फ्रीज हो गया उसी जगह पे फ्रीज होता है अनटिल अनलेस आप इसमें टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज्यादा ना बढ़ाए। ठीक है? जैसे कोई सॉलिड है, ये एक सॉलिड है, इसके सारे एटम्स, ये पेन एक सॉलिड है, इसके सारे एटम्स अपनी जगह पे फ्रीज है। अब सर ये पेन का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो यस, पेन का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ये गल जाएगा, मतलब इसके जो एटम्स है वो अपनी जगह से हट जाएंगे। यही तो खास बात है। तो यहां पे ये एक सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एटम्स अरेंज्ड होते हैं। जब हम इस एटम्स को बनाते हैं तो कंप्लीटली इस सर्किल में एटम्स नहीं होते। हम इस एटम्स को कंप्लीट कब बना पाएंगे? जब हम ये बोलेंगे कि ये आयोन्स है और इसके साथ साथ ये होल्स है, ये दोनों मिलके एक कंप्लीट एटम बनाता है। ये आयोन्स और ये होल्स है। ये पहले यूनिट बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम लोग इसकी डिजाइन को पढ़ लेते हैं। क्योंकि ये एक्सेप्टर है तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। जब ये जो वैकेंसीज है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है उस समय हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आयोन्स बच जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया
नेगेटिव चीज को एक्सेप्ट करोगे लाइफ में तो नेगेटिव ही बनेगा ना। हाँ सर, मैं किसी के नेगेटिव थॉट को सुनता हूं तो मैं भी नेगेटिव हो जाता हूं। यस, तो नेगेटिव को एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्टर हमेशा रेडी रहता है। एक्सेप्टर हमेशा नेगेटिव को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता है, इसलिए इसके पास एक वैकेंसी होती है। आ भाई इलेक्ट्रॉन, आ मुझ में मिल जा, और जब तू मुझसे मिलेगा तो मैं नेगेटिव बन जाऊंगा। एटम ऐसा बुलाता है, आ इलेक्ट्रॉन मुझसे मिल जा, तेरे लिए मेरे पास एक जगह है, जब तू आके मुझसे मिलेगा, एटम ऐसा बोल रहा है, तो मैं बन जाऊंगा नेगेटिव। यस, ये बन जाएगा नेगेटिव, इसलिए ये अपनी नेगेटिविटी को शो करके रखता है। ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर का विजुअलाइजेशन है। उसके ऊपर हमारे पास आता है नेक्स्ट लेयर, सेमीकंडक्टर के ऊपर गए तो ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड है ये बेसिकली कौन है बेटा? ये बेसिकली सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। इसका बहुत ही थिन लेयर हम लोग इसके ऊपर लगाते हैं, ये फैब्रिकेशन में होता है। ठीक है, जब हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो यहां पे जब हम लोगों ने सिलिकॉन डाइऑक्साइड लिखा तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड दो तरीके से बन सकता है। यस, बनाने का तरीका केमिकल रिएक्शन में है। एक तरीका है वेट ऑक्सीडेशन, एक तरीका है क्या? वेट ऑक्सीडेशन। यस, वेट ऑक्सीडेशन। यस, वेट ऑक्सीडेशन एक तरीका है, और एक तरीका है हमारे पास क्या बेटा? ड्राई ऑक्सीडेशन। ये दो तरीका है, बिल्कुल आराम से सुनेंगे और समझते जाएंगे। जब हम लोग वेट ऑक्सीडेशन की बात करें तो मतलब गीला, गीला मतलब ह्यूमिड। इसका मतलब है कि हम सिलिकॉन को रिएक्ट करेंगे किसके साथ? सर ह्यूमिडिटी के साथ। अरे भाई H2O वाटर वेपर के साथ, यहां पे 2 और लगा दिए ताकि ये केमिकल रिएक्शन आपका सेटिस्फाई रहे। तो यहां पे हमारे पास मिल गया सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये देखिए 2 है ना, प्लस हमारे पास यहां पे मिल गया हाइड्रोजन गैस। ये तो ये जो मैंने यूज किया सिलिकॉन के साथ वाटर वेपर को रिएक्ट करने के लिए, तो मैंने यहां पे वाटर वेपर को रिएक्ट किया। किसको रिएक्ट किया? वाटर वेपर को। जब मैंने वाटर वेपर को रिएक्ट किया तो ऑब्वियस है भाई इसका नाम क्या रहेगा? वेट ऑक्सीडेशन। लेकिन मिला क्या बेटा? मिला है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऐसे बनता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कई लोग सोचते हैं ना कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अगर इसी को मैं दूसरे तरीके से सोचूं कि मैं सिलिकॉन को रिएक्ट करूंगा ऑक्सीजन गैस के साथ, तब भी मिलेगा बेटा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तब भी मिलेगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। लेकिन क्योंकि मैंने गैस को यूज किया है इसलिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है ड्राई ऑक्सीडेशन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, मैंने यहां पे गैस को यूज किया, ऑक्सीजन गैस को। तो दोनों केस में मुझे सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिला, दोनों केस में सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिला। जब हम लोग वेट ऑक्सीडेशन को यूज करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिलता है तो एक्चुअली ये थिक होता है, ये इसकी मोटाई बहुत ज्यादा मिल जाती है, ये थिक होता है। जब हमको ऐसा मिलता है तो ये थिन मिलता है, मतलब ये बहुत ही, इसकी थिकनेस बहुत कम होती है। तो यहां पे जो मुझे सिलिकॉन डाइऑक्साइड चाहिए, ये सेमीकंडक्टर के जस्ट ऊपर यहां पे मेरे को एक थिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड की नीड पड़ती है। ये दोनों जुड़ा होता है, कांटेक्ट में होता है। ऐसा नहीं कि मैंने सेपरेट बनाया, आपको विजुअलाइज करने के लिए बनाया है। ये दोनों जुड़े होते हैं, है ना। तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और ये मुझे मिला है ड्राई ऑक्सीडेशन से। कैसे मिला है? ड्राई ऑक्सीडेशन से मुझे मिला है, क्योंकि ड्राई ऑक्सीडेशन में ये ताकत था कि वो थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड डेवलप कर सके। बाकी सारी चीजें आईसी फैब्रिकेशन में है, जो हम जरूरत पड़े ईएससी के सिलेबस में डील करेंगे, लेकिन अभी यहां पे जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, इसके ऊपर हम एक मेटल को यूज करेंगे। तो ये मेटल को यूज करेंगे, तो मैंने यहाँ पे एक मेटल को बना दिया। ये देखिए एक मेटल कांटेक्ट में आ गया ऐसा। ठीक है, तो ये जो मेटल है ये इन जनरल एल्यूमिनियम, कॉपर कुछ हो सकता है। प्रीवियसली हम इस मेटल को एल्यूमिनियम लेते थे, तो ये हो गया मेटल, उसके नीचे ऑक्साइड। ये देखिए ये आपके पास सेमीकंडक्टर, इसलिए इसका नाम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर पड़ा। बस इतनी सी ही नीड है। हम इसको ऑब्वियस है कि एक एम्पलीफायर डिजाइन करेंगे, लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से हमारा मॉस कैपेसिटर भी तैयार होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मॉस कैपेसिटर को विजुअलाइज करवाऊंगा, उसके बाद आपको यह बताऊंगा कि इस मॉस कैपेसिटर को किस तरीके से आप मॉसफेट बना सकते हैं। एकदम बेहतरीन आइडिया आपको प्रोवाइड करूंगा। अगले आधे घंटे में आपको पूरी सीख मिल जाएगी। ये मेटल जो है वो प्रीवियसली हम लोग एल्यूमिनियम यूज करते थे, लेकिन रिसेंटली हम इस मेटल में पॉलीसिलिकॉन को यूज करने लगे हैं। अब ये पॉलीसिलिकॉन क्या बोला है? ये पॉलीसिलिकॉन एक्चुअली सिलिकॉन ही है, लेकिन उसमें
काफी सारे एटम्स डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंट रहते हैं, जिसकी वजह से उसको पॉलीसिलिकॉन बोला जाता है। यस, तो अब इस मेटल के बारे में थोड़ा सा जाने। मैं एक एरो यहां पे ऊपर में खींचा, और मेटल के बारे में जाने तो हम लोग यहां पे प्रीवियसली एल्यूमिनियम यूज करते थे, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज है जो यूज करते करते हमको पता चलता है कि अगर एल्यूमिनियम के बदले कुछ और होता तो और भी अच्छा होता। बस उसी वजह से हम रिसेंटली इस एल्यूमिनियम को रिप्लेस करके यहां पे पॉलीसिलिकॉन को यूज करने लगे हैं, है ना। आगे आगे हम जानेंगे कि ये पॉलीसिलिकॉन क्या है, लेकिन जब हम पॉलीसिलिकॉन को यूज करने लगे तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी हमको डोपिंग करनी पड़ी, और ये हैवी डोपिंग सिलिकॉन को यूज करने लगे, हैवी डोपिंग पॉलीसिलिकॉन को यूज कर लगे। इन सब के बारे में जानने की और इच्छा रखते हैं तो आगे के लेक्चर्स अटेंड कीजिएगा। एक ही लेक्चर में सब कुछ बातें कर देंगे तो दाल खिचड़ी बन जाएगा, प्रॉपरली आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अब आप देखिए कि ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को आप कैपेसिटर से कंपेयर कीजिए। आपने जिंदगी में कैपेसिटर कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, है ना। एक कैपेसिटर से कंपेयर करते हैं तो आपको ये बिल्कुल आइडिया होता है कि एक कैपेसिटर में हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेट ऐसा होता है, एक ऊपर एक कंडक्टिंग प्लेट होता है। 3 डायमेंशन में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, इसलिए मैं इसको ऐसा बना रहा हूं। ऊपर एक प्लेट होता है, नीचे एक कंडक्टिंग प्लेट होता है, ऐसा होता है। कंडक्टिंग प्लेट मतलब दोनों मेटल का बना होता है। कैपेसिटर अलग से बता रहा हूं, फिर उसको कंपेयर करूंगा उससे। और ये जो दोनों कंडक्टिंग प्लेट है, जिसका नाम हम लोग यहां पे प्लेट 1 लग देते हैं, ये जो है ये मेटल का बना हुआ है, और ये आपके पास प्लेट 1 है तो ये P1 है। ये भी आपका मेटल का बना हुआ है, और ये भी आपका प्लेट 2 है तो इसका नाम रख दिए P2, है ना, P1 P2। ठीक, तो ये दोनों मेटल्स में क्या है सर, इन दोनों मेटल्स में हमारे पास ना काफी सारे एटम्स है। तो इसके अंदर कौन है, इसके अंदर एटम्स है। अब एक एटम के बारे में आपको यह पता है कि अगर एक मेटल के अंदर एटम्स है तो वो एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को दान करने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है। जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, वैसे ये जो मेटल है इसकी एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को दान करने के लिए रेडी रहता है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे 300 केल्विन जो कि रूम टेम्परेचर है, 300 केल्विन जो कि एग्जैक्टली 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसको हम रूम टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। एकदम नॉलेजहीन होके तो आप इस लेक्चर को नहीं देख रहे होंगे, आपको कुछ ना कुछ तो पता होगा तभी इस लेक्चर को देख रहे होंगे। तो अगर ये रूम टेम्परेचर में है तो इस रूम टेम्परेचर में एक मेटल में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मैं एक टिपिकल वैल्यू की बात करूं तो ये लगभग आपके पास 10 टू द पावर 22 टू 10 टू द पावर 28 पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं इसमें। लेकिन ये जो मेटल है, ये जब तक आप इसके इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर ट्रांसफर नहीं करोगे तब तक ये न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल है और ये भी आपके पास न्यूट्रल है। सभी सेमीकंडक्टर जब तक किसी सर्किट के फॉर्म में लगा के आप इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक वो न्यूट्रल होता है। तो इनिशियली ये दोनों मेटल्स न्यूट्रल है, लेकिन थोड़ी देर बाद नहीं रहेंगे। तो एक कैपेसिटर की बनावट के बारे में बात करें तो आप ध्यान से सुनिएगा। इस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स को मैंने एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया। आप भी यही काम करते हैं जब कैपेसिटर बनाते हैं, क्योंकि कैपेसिटर को हम पैसिव मानते हैं। उसको एक्टिव करने के लिए हम उसमें कोई ना कोई वोल्टेज सोर्स लगाते हैं। जब हम इसमें वोल्टेज सोर्स लगाते हैं तो एक विजुअलाइजेशन थोड़ा सा लेते हैं हम कि यहां पे हमारे पास एटम्स है इस तरीके से, और उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स वो दान कर देता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। और जब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो हम होल्स बनाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। तो यहां पे मैं इलेक्ट्रॉन्स बनाऊंगा, कोई रोकेगा क्या? नहीं रोकेगा। यहां पे मैं इलेक्ट्रॉन्स बनाऊंगा। ये ब्लू कलर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स है, और इस इलेक्ट्रॉन्स और इस आयोन के साथ मेरा ये कंप्लीट स्ट्रक्चर न्यूट्रल है। और सर ये आयोन्स कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे ना। अगर आपको दिख रहा है तो मैं यहां पे पॉजिटिव साइन बना रहा हूं, यहां पे पॉजिटिव। तो ये कंप्लीट एक एटम है,
जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है और पॉजिटिव आयन्स है। यही स्ट्रक्चर नीचे भी रहेगा। सर क्या दिक्कत है? हाँ रहेगा ना, यही स्ट्रक्चर नीचे भी रहेगा, सेम टू सेम, है ना। यही स्ट्रक्चर जो है वो आपका नीचे भी रहेगा। तो इसको हम कर लिए कॉपी और इधर पे हम कर दिए पेस्ट। ठीक है, तो ये है हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स। अब जब मैं यहां पे कोई वोल्टेज सोर्स लगा दिया तो आप देखिए इस वोल्टेज में मैंने ऊपर की तरफ पॉजिटिव लगाया, नीचे की तरफ नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन की एक कमी है। क्या कमी है? कि ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को देखता है तो कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि ये नेगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन सट से यहां से बाहर आ जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आता है तो देखिए ये न्यूट्रल था, अब यहां पे पॉजिटिव हो गया एक, बाकी सब न्यूट्रल है। एक प्लस और बाकी न्यूट्रल, मतलब ओवरऑल ये जो मेटल है ये न्यूट्रल नहीं रह पाया। ये अब क्या हो गया? ये न्यूट्रल से हट गया, ये न्यूट्रल नहीं रह पाया। अब ये क्या हो गया? ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बन गया। तो ये मेटल प्लेट है लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से आया है, ये इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी को इंक्रीज करेगा, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल के पास आता है तो इलेक्ट्रॉन्स अगर पॉजिटिव के पास जा रहा है तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करता है। कोई चीज, कोई एक ताकत को दूसरे ताकत से अगर आप सेपरेट कर रहे हो तो आपने एनर्जी लगाया। जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जुड़े हुए हैं, अगर उन दोनों को आप सेपरेट कर रहे हो तो आपकी एनर्जी लगती है। अगर उन दोनों को आप जोड़ रहे हो, दोनों जुड़ना चाहते हैं, आप जोड़ रहे हो तो क्या एनर्जी लगेगी? नहीं। पॉजिटिव को नेगेटिव के पास जाने में कोई एनर्जी नहीं लगती, नेगेटिव को पॉजिटिव के पास जाने में कोई एनर्जी नहीं लगती। लेकिन एक पॉजिटिव को नेगेटिव से जुदा करने में, जैसे ये नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव के पास जाना चाहता है, लेकिन जब आप इसको अलग करेंगे तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस बैटरी के अंदर, सारी बातें एक ही वीडियो में करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको एनर्जी बैंड डायग्राम को भी बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्योंकि आगे जाके उसके काम आपके काम आएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इसके अंदर जो भी केमिकल लोचा हुआ, इसने अपनी एनर्जी को इंक्रीज किया, ये नेगेटिव टर्मिनल में आया और ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर चुका है, तो फिर से डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करते हुए ये यहां पे घुसेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर पोटेंशियल एनर्जी का टर्म यहां पे ना समझ में आ रहा हो तो यस हम लोग आगे जाके उसको समझेंगे, लेकिन राइट नाउ आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फिर से यहां से निकलेगा और ये पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से बड़ा प्यार है। तो इलेक्ट्रॉन यहां पे था, ये इधर से निकला, पॉजिटिव के पास गया, नेगेटिव के पास आया बिकॉज ऑफ केमिकल लोचा इनसाइड द बैटरी, और ये फिर से पॉजिटिव की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये पूरी तरह पॉजिटिव के पास नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि हमारे पास इस पर्टिकुलर जो हम लोग यहां पे एक कैपेसिटर बना रहे हैं, इसके बीच में हमको ये पता है कि हमारे पास एक डाई इलेक्ट्रिक होता है। ये डाई इलेक्ट्रिक एक्चुअली एक इंसुलेटर होता है। ये डाई इलेक्ट्रिक की बात करें तो ये एक्चुअली एक इंसुलेटर होता है, और एक इंसुलेटर कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को, आइडियल इंसुलेटर कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को अपने थ्रू पास होने नहीं देता। इसी वजह से तो इंसुलेटर का नाम इंसुलेटर है। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था वो आके यहां अटक गया। अब वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ऊपर उसके पास पॉजिटिव है, लेकिन वो जा नहीं पाया तो ये यहां पे रुक गया। जब यहां पे रुक गया तो आप यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अब मैं इस प्लेट की न्यूट्रलिटी को हटा दिया। अब ये जो प्लेट है ये कैसा हो गया? ये नेगेटिव हो गया। यही तो है कैपेसिटर, यही तो है कैपेसिटर। कैपेसिटर में हमारे पास होता है, अब मैं यहां पे जितना ज्यादा वोल्टेज लगाता रहूंगा उतने इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर आते रहेंगे और वो पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन इनको फंसा दिया जाएगा यहां बीच में। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहां पे हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हमको यह पता है कि हम Q इज इक्वल टू CV ये कैपेसिटर के लिए लिखते हैं। इसका मतलब है जितना ज्यादा वोल्टेज का वैल्यू मैं यहां से इंक्रीज करता रहूंगा, चार्ज की वैल्यू उतनी इंक्रीज होती रहेगी।
मतलब यहां पे वोल्टेज की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा, यहां से एक और इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेगा, इधर से जाएगा और इसके अंदर घुस जाएगा। यहां की नेगेटिविटी, ये न्यूट्रल था, नेगेटिविटी बढ़ती रहेगी, यहां की पॉजिटिविटी बढ़ती रहेगी। इस कैपेसिटर की एक खास बात होती है क्या, कि जितना ज्यादा आपके पास पॉजिटिव होता है उतना ही आपके पास नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर होते हैं, तभी कैपेसिटर हैप्पी रहता है। कैपेसिटर को हैप्पी करने का एक ही तरीका है क्या, कि उसके जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। आप देख भी सकते हैं इस बनावट को। बस यही चीज ना धीरे से हमको यहां पे भी करना है। सर आप तो एम्पलीफायर बना रहे थे, मॉस कैपेसिटर बनाए। अरे पहले हम मॉस कैपेसिटर बनाएंगे, उसके बाद हम उसको एम्पलीफायर भी बनाएंगे, है ना। बस आप ऑब्जर्व करते रहिए, मैं आपको दिखाता हूं कि जो वोल्टेज मैंने वहां पे लगाया था, अब आपके पास ये मेटल प्लेट है तो डेफिनेटली यहां पे वही चीज होगा जो वहां पे नेगेटिव वहां पे मेटल प्लेट में था, मतलब आयोन्स और इलेक्ट्रॉन्स। यस बेटा, तो यहां पे भी आयोन्स और इलेक्ट्रॉन्स है, बस हमने उसको दिखाया नहीं है। हमको क्या करना है, हमको इन दोनों के बीच में एक वोल्टेज लगा देना है। बस इसका जो नीचे का प्लेट है, देखिए डाइइलेक्ट्रिक भी है। डाइइलेक्ट्रिक मतलब ड्राई ऑक्सीडेशन से जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिला है, ये इन दोनों के प्लेट्स के बीच में एक इंसुलेटर का काम कर रहा है। हमको क्या करना है सर, मॉस कैपेसिटर इतना इजी है? अरे सर मतलब पहले बताते, ये हम लोगों ने लगा दिया ऐसा, तो ये बन गया एक कैपेसिटर। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे वोल्टेज लगाया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अगर यहां पे हम लोगों ने पॉजिटिव लगाया तो डेफिनेटली हमारे पास यहां पे कौन से चार्जेस आ जाएंगे सर, यहां पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग नीचे में हमारे पास नेगेटिव आ जाएंगे। लेकिन हमको ये देखना है, इस विजुअलाइजेशन में भी हमको जाना है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इस सेमीकंडक्टर के अंदर मूव करता है। क्योंकि कई बार हम लोगों ने सुना है कि होल्स मूव करता है, तो वो होल्स मूवमेंट को भी हमको समझना है। ठीक है, चलिए अब इसी बात को इंप्लीमेंट करते हैं इस वाले डिवाइस में, जो कि हम लोगों ने एक मेटल ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर के बीच में बनाया हुआ है। सर अब भी यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे? यस। तो उस इलेक्ट्रॉन्स को लाने के लिए मैं यहां पे थोड़ा सा खाली करता हूं इस जगह। मैं फिर से यहां पे एक मेटल प्लेट बना दिया हूं, ये वही मेटल प्लेट है, लेकिन अब मैं यहां पे इसके इंटरनल विजुअलाइजेशन को आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले कि यहां पे हमारे पास आयोन्स होंगे, तो मैं यहां पे ये कुछ आयोन्स बना दिया, आपको बिल्कुल आइडिया है, और ये न्यूट्रल है इनिशियली। सर वो ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स? यस, यहां पे वो ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो ये ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे यहां पे। ये देखिए ये ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये एटम का है। तो मैंने यहां पे बनाने की कोशिश की एक पॉजिटिव आयोन्स इस तरीके से, ये पॉजिटिव आयोन्स, ये पॉजिटिव आयोन्स, ये पॉजिटिव आयोन्स, ये पॉजिटिव आयोन्स, राइट। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से यहां से निकलेगा और यहां पॉजिटिव तक आया, फिर ये नेगेटिव के पास आया, बिकॉज ऑफ केमिकल लोचा अपनी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा के ये इसके अंदर एंट्री मारा। अब जब ये एंट्री मारा तो इलेक्ट्रॉन्स की एक टेंडेंसी होती है, याद रखना, कि वो हमेशा अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने की कोशिश करता है। और आपको ये पता है, आपने अगर एनर्जी बैंड डायग्राम को थोड़ा बहुत स्टडी किया है तो आपको ये पता है कि हमारे पास एनर्जी बैंड डायग्राम में दो चीजें होती है, एक वैलेंस बैंड, एक कंडक्शन बैंड। हमारा जो वैलेंस बैंड होता है उसमें हमारे पास होल्स एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और हमारे पास जो कंडक्शन बैंड होता है वहां पे हमारे पास कौन होते हैं, वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरीके से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने आप, इस कोई फोर्स नहीं लगता, स्पॉन्टेनियस मतलब सेल्फ प्रोसेस है, कि ये हमेशा ये कोशिश करते हैं कि ये लोअर एनर्जी स्टेट में आके किसी एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकंबाइन हो जाए। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन्स आके इसके साथ रिकंबाइन हो गया तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये खत्म हो गया यहां से। यस सर, इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहा, तो सर यहां पे होल्स भी तो नहीं रहा, होल्स के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स आ गया है। यस, हमारे पास होल्स भी नहीं रहा। तो जब भी ये रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है हम एक इलेक्ट्रॉन होल का पेयर लॉस्ट कर देते हैं, खो देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से एंट्री मारता है ना, हमेशा याद रखना ये इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर में घुस गया है जहां पे होल्स बहुत ज्यादा संख्या में है, बहुत सारे सैनिक है,
और एक ओपोनेंट पार्टी का आदमी अकेला वहां घुस गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर जाके रिकम्बाइन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये इसके अंदर चला जाएगा। एक सेकेंड, जा भाई, ये इसके अंदर चला गया ये। लेकिन क्योंकि इसमें एक फोर्स लगा हुआ है, किस पे, इस इलेक्ट्रॉन्स पे। ये जो इलेक्ट्रॉन है, थोड़े बड़े साइज का ले लूं क्या मैं, हाँ मुझे वो छोटा लग रहा है, तो मैंने यहां पे ले लिया ऐसा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से आया, यहां पे आया। अब ये जब इसके पास आया तो इसने देखा कि भाई मेरे को जाना था पॉजिटिव के पास, मैं यहां पे रुक नहीं सकता, मैं आगे और थोड़ा बढ़ता हूं। फिर ये देखा कि भाई मेरे को पॉजिटिव के पास जाना था, इधर है पॉजिटिव, इधर है, तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, ये और आगे बढ़ा। तो मतलब इन होल्स का सहारा लेके इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ रहा है। अगर आपने बेसिक सेमीकंडक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आपको यह पता है, जब भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड होता है और एक होल से दूसरे होल में मूव करता है, इसका मतलब है हम उसको बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बोलते हैं। लेकिन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है सेमीकंडक्टर में। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट को हम होल्स की मूवमेंट की तरह देखते हैं, इसी वजह से यह बोला जाता है। एक्चुअली होल एक वेकेंट स्पेस है। एक वेकेंट स्पेस, आपके घर की कुर्सी कहीं चले जाती है क्या खुद से? नहीं जाती है। उसमें जो व्यक्ति बैठता है वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। यस, तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स जब अपने इस जगह से, है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां बैठा हुआ है, ये जब अपने इस जगह से इस जगह गया, इस जगह से इस जगह गया, तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहा है। लेकिन सेमीकंडक्टर में ये देखा गया है कि पहले होल इधर था, अब ये होल इधर पे नहीं रह गया। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, अभी अभी दिखाया ना रिकॉम्बिनेशन में, अब ये होल यहां पे नहीं रह गया। पहले होल इधर था जब इलेक्ट्रॉन्स इधर था, ठीक है, अब ये होल यहां पे नहीं रह गया। इसका मतलब है कि हम ऐसा बोल देते हैं कि होल्स नीचे की ओर आ गया है, होल्स का मूवमेंट नीचे की ओर आया है। एक्चुअली में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की ओर गया है। बाउंडेड मतलब जो होल्स के अंदर जाके ऊपर की ओर गया है। तो जब भी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, वी आर सेइंग दैट कि होल्स का मूवमेंट हो रहा है। तो ये होल्स का मूवमेंट नीचे की ओर हो रहा है, ऐसा बोला जाता है। सो आई जस्ट राइट हियर कि दिस आर द होल्स विच इज मूविंग डाउन, दिस आर द होल्स विच इज मूविंग डाउन। तो आप जब भी होल्स का मूवमेंट सुने तो आपको ये देखने की नीड पड़ेगी कि क्या बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, क्या होल्स का सहारा लेके इलेक्ट्रॉन्स कहीं जा रहा है। यस, अगर जा रहा है तो आप बोल दीजिए कि होल्स का मूवमेंट हो रहा है। लेकिन जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होल्स का मूवमेंट हो रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन सबसे ऊपर आया था, उसके आगे ये जा नहीं पाया। इलेक्ट्रॉन्स यहां आया था ना? हाँ सर आया तो था, आपने उसको मार दिया। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है जब यहां पे आया है ना, जब यहां पे आया ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पे एग्जिस्ट कर रहा था एक होल्स, उस होल्स के साथ रिकम्बाइन हो गया। इसको जाना था ऊपर, लेकिन इंसुलेटर इसको ऊपर जाने नहीं दिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन को और भी ऊपर जाना था, पॉजिटिव तक जाना था, लेकिन इंसुलेटर डज नॉट अलाउ दिस इलेक्ट्रॉन टू मूव अप। तो ये क्या है, इस होल के साथ रिकम्बाइन हो गया। अगर इस होल के साथ रिकम्बाइन हो गया तो हमने एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर को खो दिया। अब आप देखिए कि मैंने आपको बोला था जितना हमको पॉजिटिव मिलेगा उतना ही नेगेटिव भी मिलेगा। देखिए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव भी आयोन्स है, ये नेगेटिव भी आयोन्स है। यस, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को अब इसको भी जाने की जरूरत हुई। अब ये भी यहां से गया, क्योंकि वोल्टेज आपने ऐसा लगाया था कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज, जितना आपने यहां पे वोल्टेज लगाया उतना क्रिएट होगा ही। तो इसी वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इधर से आया और इसने भी होल का सहारा लिया और ये ऊपर गया, इससे रिकम्बाइन हो गया। अगर इससे रिकम्बाइन हो गया तो हमने एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर को खो दिया। आप देखिए, ऊपर एक पॉजिटिव और नीचे एक नेगेटिव, ये ऊपर दो पॉजिटिव नीचे दो नेगेटिव। यही तो है कैपेसिटर का फॉर्मेशन, यही से तो हुआ है हमारी जिंदगी का कैपेसिटर जो इस दुनिया में आया है। ये देखिए एक और इलेक्ट्रॉन को देखना चाहेंगे? ये देखिए एक और इलेक्ट्रॉन यहां से गया, ये देखिए मेरे पेन के साथ साथ जा रहा है। ये इधर से एंट्री मारा, इस होल का सहारा लिया और इस होल का सहारा लेते हुए इधर गया, मान लीजिए। ये मैं सिर्फ आपको विजुअलाइजेशन दे रहा हूं। जहां पे भी होल है वहां पहुंचा और यहां से इलेक्ट्रॉन होल पेयर गायब। तो 3 पॉजिटिव ऊपर 3 नेगेटिव नीचे, ये बन गया कैपेसिटर। ये बन गया कैपेसिटर। आप डिप्लीशन मोड सुने होंगे, बस वही डिप्लीशन मोड वाला है। ये है चौथा,
ये यहां से निकला, यहां से निकलना बेटा, बाहर निकलने की कोशिश तो कर। ये निकला यहां से, ये बाहर निकला और ये इधर आया। ये देखिए ये रिकम्बाइन हो गया, हमने एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर को खो दिया। 4 पॉजिटिव नीचे, 4 नेगेटिव ऊपर, ये बन गया कैपेसिटर। जितना चार्ज आपके पास पॉजिटिव ऊपर है उतना ही चार्ज आपके पास नेगेटिव नीचे है, तो बन गया कैपेसिटर। इसी को हम बोलते हैं क्या, मॉस कैपेसिटर। अलग से पढ़ने की नीड नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन डेरिवेशन अलग से है, लेकिन उसके पीछे का कंसेप्ट यही है मॉस कैपेसिटर। सर कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, जितना आप वोल्टेज लगाओगे, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज पे ही डिपेंड करता है आपका चार्ज। तो यहां पे आपको ये पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q इज इक्वल टू CV, है ना। CV इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV। तो यहां पे आप लिखिए Q इज इक्वल टू, है ना, यहां पे आप लिखिए Q इज इक्वल टू CV, ये ऐसा। तो ये है आपके पास कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है कि आपके पास कितना चार्ज आया बिकॉज ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज लगाया उसकी वजह से कितना चार्ज आया, दैट इज नथिंग बट कैपेसिटेंस। तो अब सर मैं वोल्टेज और ज्यादा लगाऊं तो अब तो यहां पे जितने होल्स थे वो भी खत्म हो गए हैं। तो अब देखिए यहां पे चौथा इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकला, ये चौथा इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकला, ध्यान से देखते रहेंगे, ये इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, ये इधर से आया, इधर से आया, और ये अब देखा कि यहां पे कोई भी होल नहीं है, ये अपनी एनर्जी को रिड्यूस नहीं कर सकता, तो ये इधर रुक गया। इसका मतलब है अब इलेक्ट्रॉन फिर से ऊपर जाना चाहता है, लेकिन क्योंकि होल्स नहीं है, होल्स नहीं है ना सर, नीचे क्यों नहीं रुका, अरे भाई ये पॉजिटिव के पास जाना चाहता है, तो जितना ऊपर ये जा सकता है जाएगा ना, यस। तो ये सेमीकंडक्टर के सरफेस में बिल्कुल लटका हुआ है, और देखिए यहां पॉजिटिव है, इसको खींच रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये लटका हुआ है ऐसा, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ऐसे काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से निकल के, ऐसे काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से निकल के आपके यहां पे जमा हो सकते हैं, है ना। वो आएंगे इसी से ही, क्योंकि आपके पास जितना यहां पॉजिटिव मिलेगा उतना यहां पे नेगेटिव मिलेगा। मैं हर एक इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दिखाया, लेकिन ये भी आपका मॉस कैपेसिटर ही है, ये भी आपका मॉस कैपेसिटर ही है। तो आपके पास जो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, जो आपके पास मेटल में पॉजिटिव आएगा, ठीक है, मैं यहां पे एक इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना कि आपके पास, आप इसको यूज भी करोगे बाद में, मेटल में जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा वो आपके पास सेमीकंडक्टर साइड में ये जो नेगेटिव आयंस और ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों मिलके कंपनसेट कर रहे हैं। तो वो जो है वो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये आपके आयोन्स जो कि डिप्लीशन रीजन बाद में बनेगा, प्लस आपके पास Q इलेक्ट्रॉन्स मिलके पूरा कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर साइड में मेटल के पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट कर रहे हैं आयोन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों मिलके, मेटल के चार्ज को कंपनसेट कर रहे हैं आयोन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों मिलके, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि कैपेसिटर में जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव दोनों बराबर होता है। तो ये बन गया आपके पास एक मॉस कैपेसिटर का फिगर। ये जो लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना है इसको हम इन्वर्जन लेयर बोलेंगे आगे जाके। लेकिन सर आप तो बना रहे थे, क्या बना रहे थे, याद दिलाओ मुझे। सर आप तो बना रहे थे, बचने की कोशिश मत करो, एक डिपेंडेंट करेंट सोर्स जिसको आप मॉसफेट बोलना चाह रहे थे। तो लीजिए इसको करते हैं हम कॉपी, यहां पे और गंदगी नहीं मचाएंगे, लेकिन हमारे कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए अब ये बन गया ऐसा। अब इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का एक लेयर आ गया। आपको ये पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स का लेयर आया है ये मटेरियल की कंडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, NQ/μN, ठीक है। यहां पे N क्या है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाए तो उस जगह की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यहां पे आपको दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कंडक्टिविटी बढ़ गई। और अगर आप करंट की वैल्यू की बात करें तो करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू, ये होता है आपके पास NQ/μN इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू A। मतलब करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाने में इस इलेक्ट्रॉन्स का बड़ा हाथ होता है। देखिए करंट में आ रहा हूं मैं, डिपेंडेंट करंट सोर्स में मैं आ रहा हूं। तो अब सर इसके थ्रू आप कोई करंट पैदा करना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि मेरे पास इसके थ्रू तो कोई करंट मिला नहीं, क्योंकि यहां पे एक इंसुलेटर है
और यहां पे अगर हम लोग करंट की बात करें तो भाई करंट की वैल्यू तो 0 है, यहां पे कोई करंट नहीं है। तो मैंने एक दिमाग लगाया, एक टर्मिनल मैंने यहां माना, एक टर्मिनल यहां माना, ए और बी। मैं तो साइंटिस्ट हूं, तो मैंने एक टर्मिनल इधर माना, एक टर्मिनल इधर माना, और इन दोनों के बीच में एक इस तरीके से एक कनेक्शन कर दिया। अच्छा सर, ये अच्छा दिमाग लगाया आप। हाँ, मुझे तो लगाना पड़ेगा, आप लोग नहीं लगा रहे हैं तो हम लगा लेते हैं। इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन कर दिया, और मैंने यहां पे एक नेगेटिव वोल्टेज, एक पॉजिटिव वोल्टेज, ये मैंने एक वोल्टेज लगा दिया इधर पे, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली मैंने लगा दिया। ये वोल्टेज है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। यहां से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव से नेगेटिव किया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, बात उसकी भी करेंगे, लेकिन आज हम लोग मॉसफेट एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे ये पता है कि मेरे पास इस डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होगा, ऐसा पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका मतलब है इस डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होगा। अगर इस डायरेक्शन में एक करंट फ्लो हो रहा है और मैं सिर्फ इसके टॉप लेयर का सहारा ले रहा हूं, समझ लो, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है इस करंट को फ्लो करने में, तो इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? सर ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आए कहां से और किस वजह से आए? सर आप ही ने तो बताया था कि चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं वो Q इज इक्वल टू CV से आ रहे हैं, ये वोल्टेज से आ रहे हैं। कौन सा वोल्टेज? सर ये वाला V1 से, यस V1 से आ रहे हैं, और उसकी वजह से ये जो Q है ये वही इलेक्ट्रॉन्स है N, उसको अगर Q से मल्टीप्लाई कर दे तो ये चार्ज बन जाएगा, दिस इज Q। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स का ये लेयर बना है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस जगह की कंडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। तो हमको अगर यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो हम क्या करेंगे? इस वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाएंगे सर। अगर इस वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी यहां बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी यहां बढ़ती है तो करंट का मैग्नीट्यूड ये वाला बढ़ेगा। तो मतलब ये जो करंट है, ध्यान देना, ये जो करंट है यहां से जो फ्लो हो रहा है, ये करंट का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है? इस करंट का मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है इस वोल्टेज पे। सर ये वोल्टेज ये वाला नहीं, नहीं नहीं ये वाला नहीं है, वोल्टेज कहीं रखा है, करंट कहीं फ्लो हो रहा है, लेकिन इस करंट का मैग्नीट्यूड इस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने यहां पे बोला कि करंट जो यहां पे फ्लो हो रहा है ये डिपेंड कर रहा है N पे, और N जो यहां पे मिल रहा है ये डिपेंड कर रहा है V1 पे। अच्छा, तो मतलब यहां पे क्या बन गया बेटा? यहां पे डिपेंडेंट करंट सोर्स बन गया। ये क्या बन गया? ये बन गया डिपेंडेंट करंट सोर्स। डिपेंडेंट करंट सोर्स, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सर वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये बात यहां तक समझ में आई होगी तो इसी को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में उठाएंगे और एक मॉसफेट क्रिएट करेंगे इस मॉस कैपेसिटर से। आप अगर मेरे साथ हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मुझे बताना कि आपको जानने की इच्छा हुई कि ये बाद में मॉस कैपेसिटर कैसे बना, क्योंकि मॉसफेट कैसे बना, क्योंकि अभी अभी आपने मॉस कैपेसिटर बनाया था और आप बोल रहे हैं कि यही चीज मॉसफेट बनेगा। यस, यही चीज मॉसफेट बनेगा। यहां का टर्मिनल आपका बनेगा सोर्स, यहां का टर्मिनल आपका बनेगा ड्रेन, यहां का टर्मिनल आपका बनेगा गेट, और यहां का टर्मिनल आपका बनेगा बॉडी। तो मॉस कैपेसिटर विल बिकम मॉसफेट। ये कैसे होगा, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, बताना कि यहां तक आपको कितना समझ में आया। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।